नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जाती है, खबर वो है जो छुपाई जाती है। बताया ही जा रहा है कि रामायण म्यूजियम, रामायण थीम पार्क और जय श्री राम के नारे के साथ सियासतदानों ने राम नाम की चादर ओढ़ ली है। गोया यूपी चुनाव में कोई और मुद्दा ही नहीं बच गया हो। लेकिन अंदर खाने से आई एक आवाज ने सबकी बोलती बंद कर दी। विनय कटियार ने आंखें तरेरते हुए कह दिया कि शोशेबाजी से मंदिर नहीं बनेगा। बातों से कान पक गए हैं, घातों के घाव दुखने लगे हैं। अयोध्या से लखनऊ तक राम नाम की लूट है तो दिल्ली में सर्जिकल स्ट्राइक का शोर। हिमाचल के मंडी में आज इजरायल के जिक्र के बहाने पीएम मोदी ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लिया तो लुधियाना में चुनावी चरखा चलाकर यह पैगाम भी दिया कि पंजाब की पॉलिटिक्स भी उनकी प्राथमिकता से बाहर नहीं हुई है। डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को आज पटियाला हाउस कोर्ट ने सबसे बड़ी राहत दी, लेकिन कर्नाटक ने तमिलनाडु को कोई राहत नहीं दी। सिद्धारमैया बोले, खुद के लिए पानी नहीं तो तमिलनाडु को कहां से दें। इस बीच सैनिकों पर संवेदनहीन टिप्पणी करने वाले ओम पुरी ने इटावा में शहीद के घर पहुंचकर प्रायश्चित कर लिया तो करण जौहर ने भी यू टर्न लेते हुए कह दिया कि वो पाक कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन इस यू टर्न का आधार भी अर्थशास्त्र है। तभी तो उन्होंने पूछा, मैं तो देशभक्त हूं, फिर मेरी फिल्म देखने से देश को क्यों रोका जा रहा है। देश के बाकी राज्यों में और क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त रुख करते हैं देश की उस सबसे बड़ी खबर का जिसने आज दिन भर तूफान मचाए रखा। जी हां, कहने को तो अयोध्या हिंदुओं के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है, लेकिन शहर की गंदगी और बदहाली देखते ही मन की हर चमकदार कल्पना काफूर हो जाती है। रोजी रोजगार की किल्लत के चलते लोग पलायन को मजबूर हैं, लेकिन सियासतदानों को सिर्फ और सिर्फ मंदिर नजर आता है, क्योंकि ये वोट की बारिश करता है। चुनावी चौखट पर खड़े यूपी में एक बार फिर बीजेपी ने राम नाम की चादर ओढ़ ली है, तो वहीं कल तक मुसलमानों की चहेती माने जाने वाली समाजवादी पार्टी भी अब हिंदुत्व का बहाना लगा रही है। रामायण संग्रहालय एक बहुत मॉडर्न म्यूजियम बनेगा। रामायण संग्रहालय एक बहुत मॉडर्न म्यूजियम बनेगा। डॉक्टर महेश शर्मा रामायण म्यूजियम बनाने को बेताब हैं, तो अखिलेश यादव रामायण की थीम पर इंटरनेशनल पार्क, दोनों अयोध्या में ही बनने जा रहे हैं। यानी निगाहें भगवान राम पर हैं और निशाने पर है मिशन 2017। जाहिर है राम एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दरअसल दशहरे के मौके पर लखनऊ में जब पीएम मोदी ने जय श्री राम का उद्घोष किया, तभी ये साफ हो गया था कि यूपी चुनाव के भंवर को पार करने के लिए सियासत राम के कंधे पर सवार होने वाली है। लेकिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा इसे महज पर्यटन का विकास बताकर कन्नी काट रहे हैं। जो भारत सरकार ने जो लगभग 151 करोड़ रुपए की अयोध्या के पर्यटन के विकास के लिए, धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए जो योजना बनाई है, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम सब लोग मिलकर पर्यटन के माध्यम से इस क्षेत्र का रोजगार बढ़ाएं, इस क्षेत्र को विकास हो, इस क्षेत्र की महिलाओं का सशक्तिकरण हो, विदेशी मुद्रा का अर्जन हो, यहाँ की हवाई पट्टी के विकास का काम हो। 25 एकड़ जमीन पर 151 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस रामायण संग्रहालय स्थल का मुआयना करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने मणिराम दास छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की, नया घाट पर सरयू अभिषेक किया, हनुमानगढ़ी और रामलीला का दर्शन किया और फिर कार सेवकपुरम में जनसभा को संबोधित भी। मंत्री जी की इस यात्रा से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना हुआ तो नेता भी बल्लियां उछलने लगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य ने यूपी में बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर दी, तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान 2 कदम और आगे बढ़ गए। लेकिन अखिलेश जी के द्वारा जो किया जा रहा है उसे तो मैं शुद्ध रूप से ढोंग कहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का विकास करना चाहती है और विकास के मार्ग पे हमारे पर्यटन मंत्री ने प्रयास किया है और हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत शोर मचाया बाबरी मस्जिद के नाम पे। अगर अखिलेश जी कहेंगे तो कम से कम जनता के सामने तो बात है कि अखिलेश जी राम को पसंद करते हैं या बाबर को पसंद करते हैं। हमारे तो आस्था के केंद्र तो राम है। अब अखिलेश जी को बताना उनके आस्था के केंद्र राम है या बाबर है। अखिलेश को आंख दिखाकर बालियान बहुत खुश हुए,
लेकिन अपनी ही पार्टी के सांसद विनय कटियार ने उनकी सारी खुशी काफूर कर दी। कटियार ने बीजेपी के साथ साथ केंद्र सरकार के मंसूबों पर भी सवाल उठा दिया। कहा, राम के नाम पर चुनावी वैतरणी पार करने वालों ने राम भक्तों को धोखा दिया है। रामायण संग्रहालय महज एक लॉलीपॉप है और हमें राम मंदिर से कम कुछ भी मंजूर नहीं। बड़ी भारी मिस्टेक हो रही। राम मंदिर के लिए प्रयास होना चाहिए, ये लाली पापी से काम नहीं चलने वाला। तो इस राम मंदिर पहले बनाएं, बाकी तो इस सब बेकार की बात है। राम भक्त संतुष्ट जब ही होंगे जो भगवान राम टाट में हैं, उनको जब ठाठ में बैठा दिया जाएगा। जब बीजेपी बोल रही है तो भला दूसरे कैसे पीछे रहे? एक एक कर सबने आरोप लगाए। जब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव आते हैं, भाजपा को भगवान राम के मंदिर की याद आ जाती है और चुनाव के बाद वो इसको भूल जाते हैं। वो ये बात नहीं समझते कि वो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ बेहुदा मजाक करते हैं। और बुलंदशहर के गैंग रेप से जानी जाती है। इसी तरह से मोदी जी की सरकार किसानों को जो झूठे वादे किए उसके नाम से, बेरोजगार नौजवानों को ठगा उसके नाम से, काले धन के मामले में लोगों को मूर्ख बनाया उसके नाम से, तो जनता इनको जान गई है और दोनों को ही बाहर का दरवाजा दिखाएगी और बहन मायावती जी को प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार की पहचान अब मुजफ्फरनगर दंगों से 17 में 4-6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है, तो एक तरीके से लोगों को लुभाने के लिए इन्होंने, चाहे केंद्रीय मंत्री हो कोई भी हो, ये दोनों आदमी अपना गेम खेल रहे हैं। आगे क्या होता है तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हालात इनके बिहार में हुए वही यूपी में होंगे। 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद से हर साल 6 दिसंबर की तारीख आते ही मानो राम मंदिर का मुद्दा सुर्खियां बनता है। और अगर मौसम चुनावी हो तो फिर इसमें 4 चांद लग जाते हैं। मंदिर बने या न बने, सरकार तो कई बन गई, राम नाम के सहारे ही सही। सच कहें तो आस्था की आड़ में होने वाली इस सियासत में रोटी और रोजगार का मुद्दा भी पीछे छूट जाता है। सियासतदानों को इस मुद्दे को सुलझाने में सहूलियत होती है, क्योंकि रोटी और रोजगार के मुद्दे पर सवाल पूछे जाते हैं और आस्था सवालों से आजाद नजर आती है। सवाल है कि ऐसे मुल्क में जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे और कुपोषित लोग रहते हों, मंदिर ही चुनावी मुद्दा क्यों बनता है? वो भी तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट के हवाले है। जवाब देश की जनता को देना होगा और उत्तर प्रदेश की जनता को भी। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो भगवान राम ने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से दशकों बाद, सदियों बाद, शतकों बाद उनको इस तरह से याद किया जाएगा और उनके नाम पर वोटों की सियासत इस तरह से होगी। बहरहाल उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में देश की जनता समझें कि श्री राम को कम से कम मंदिर से निकालकर वोटों की जगह न दें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और ऐसी खबर का जो आपको झकझोर कर रख देगी। जी हां, लाल आतंक के साए में जिस जमीन पर हर कदम पर मौत से सामना होता है, विकास की किरण पहुंचने में जहां सालों लग जाते हैं, माओवादियों के उस गढ़ में देश के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रिपोर्टिंग की नई मिसाल कायम की है ईटीवी ने। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में माओवादियों और सीआरपीएफ के जवानों के बीच हुए एनकाउंटर का लाइव वीडियो। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस इलाके में फायरिंग हो सकती है। अभी पता नहीं, आप मेरे साथ रहेगा, आप नहीं इधर-उधर नहीं लिएगा। आप रुक जाइए, रुक जाइए। रुक जाइए। जो आपने पहले कभी नहीं देखा वो आज ईटीवी पर देखिए। लाल आतंक से एनकाउंटर लाइव। हम भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं जवानों के साथ। ये लगातार जवान जा रहे हैं बिल्कुल। जी हाँ, नक्सलियों का मुकाबला करते देश के जवान और गोलियों की बौछार के बीच जान पर खेलकर रिपोर्टिंग का ये जज्बा चुनौती है, क्योंकि जान का खतरा भी यहाँ बना हुआ है, मगर वो पहुँचानी है। नक्सली हिंसा की शिकार ये जमीन आए दिन खून से लाल रहती है। यहाँ विकास आतंक का मोहताज बनकर रह गया है।
और इन हालात में पिछले 1 साल से सड़क निर्माण के लिए सुरक्षा में जुटे 24 जवान शहीद हो चुके हैं। जान पर खेलकर देश की सेवा में जुटे सीआरपीएफ के इन जवानों की बहादुरी पूरे देश के सामने रखी जाए, इसके लिए ईटीवी संवाददाता मुकेश चंद्राकर ने सड़क सुरक्षा में जुटे सीआरपीएफ के जवानों के साथ जंगल में घुसने का फैसला किया। 53 जवानों की टुकड़ी के साथ हम आगे बढ़े और कोरसागुड़ा के जंगलों से होते हुए हमारा लक्ष्य रेम इलाके तक जाना था। किन किन हालातों में ये जवान सड़क सुरक्षा में लगते हैं, सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों और साथ ही जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराते हैं, इसी को दिखाने के लिए ईटीवी की टीम आज इन जवानों के साथ जंगलों की ओर निकल पड़ी है। सीआरपीएफ के जवान हर कदम बेहद सावधानी से उठा रहे थे। पिछले 1 साल में यहां से 206 लैंडमाइंस बरामद की गई है। जंगली जानवर और विषैले जीवों के बीच मौत कहीं भी सामने आकर खड़ी हो सकती है। करीब 7 किलोमीटर चलने के बाद अचानक फायरिंग होने लगी। नक्सलियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला बोल दिया। सर कितने लोग हैं? अभी पता नहीं, आप मेरे साथ रहेगा, आप नहीं इधर नहीं लिएगा। रुक जाइए। समझ नहीं आ रहा है, चारों तरफ जो घना है मेरे साथ रहेगा। जंगलों में जो है जिस तरीके से फायरिंग हो रही है, फायरिंग के बीच में रिपोर्टिंग करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जान का खतरा भी यहाँ बना हुआ। आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये जवान जो कैमरामैन ये देखिए, चारों तरफ नजदीक में ही है, जवान भी फायरिंग कर रहे हैं लगातार। आधे घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। 150 राउंड की गोलियां चली, लेकिन हमारे जवानों के युद्ध कौशल के आगे माओवादी टिक नहीं पाए और घने जंगलों का सहारा लेकर भाग खड़े हुए। बेहद मुश्किल हालात में ईटीवी संवाददाता मुकेश चंद्राकर जवानों के साथ मोर्चे पर डटे रहे और एनकाउंटर की तस्वीरें कैमरे में कैद होती रही। इस इलाके में करीब 45 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है और 25 किलोमीटर काम अभी बाकी है। देश के जवान रोजाना अपनी जान पर खेलकर देश के विकास में योगदान दे रहे हैं और ईटीवी इस मुहिम में हम सफर बनना चाहता है। सीआरपीएफ के इस हौसले को ईटीवी का सलाम। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। ईटीवी के तमाम दर्शकों का सलाम और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नक्सलवाद है वो देश की जड़ों से पूरी तरह खत्म हो और उसमें मंशा जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो बार बार जिस तरह की बताई जाती है, दिखाई जाती है, वैसी दरअसल एग्जीक्यूट भी हो। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब आएंगे तो चर्चा करेंगे श्री राम के नाम पर हो रही सियासत आखिर कब रुकेगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दिवाली को महज 15 दिन भी नहीं बचे हैं, लेकिन इस बार राम के नारे कुछ जल्दी शुरू हो गए हैं। महीना कार्तिक का है, लेकिन मंदिर से ज्यादा राम की गूंज राजनीतिक मंचों से सुनाई दे रही है। भविष्य को संवारने का वादा करने वाली सरकारें इतिहास को खंगालने में जुटी हैं। आने वाले 4 महीनों में चुनाव तो 5 राज्यों में होंगे, लेकिन निगाह सबकी यूपी पर है, क्योंकि 403 विधानसभा सीट वाला ये अकेला राज्य है जो लोकसभा में 80 सांसद भेजता है और 2019 का रास्ता भी यहीं से निकलता है। लिहाजा सारे मुद्दे पीछे और श्री राम सबसे आगे। बीजेपी का मान लेते हैं ये अगर कहें मूल मुद्दा है, लेकिन बाकी राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार है, वो भी राम के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। आज इसको लेकर पूरे दिन प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, रिएक्शन देखने को मिले, लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। बीजेपी की भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा है, बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, गांव और गरीब की बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल विनय कटियार ने उठाया। क्यों, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी, बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव, बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया साहब और वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीवीएल, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा राम की बात कर रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा संस्कृति मंत्रालय, मेडिकल के बैकग्राउंड से वो आते हैं, नोएडा जैसे अगर हम कहें इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद बात आकर ऐसा लगता है कि बस वहीं ठहर जाती है। तो 90 के दशक में वापस जाने की याद क्यों आ रही है? नीना जी, ये 90 से नहीं,
ये हजारों पुरानी साल की हमारी संस्कृति है और इस प्रकार की रिलीजियस सर्किट्स बनाने की जो बात है ये कई सालों से चल रही है। ये प्रक्रिया ये 2 साल पहले ही इसका पिछले साल अप्रैल में ही इसका घोषणा हो गया था। 200 करोड़ रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया था इस काम के लिए और कुछ ही कम से कम 2-3 महीने पहले अधिकारी जाकर के वहां जगह और जमीन ढूंढ करके आए थे। तो विनय कटियार साहब को क्या जवाब देंगे आप? विनय कटियार साहब कहते हैं मैं अयोध्या नहीं जा पा रहा, वहां के लोगों को, महंतों को जवाब नहीं दे पा रहा कि मंदिर तो हो नहीं रहा है, ये सब छोटे छोटे लॉलीपॉप देने से क्या होगा? नीना जी, ऐसे कई लोग हैं जो जुड़े थे राम मंदिर आंदोलन से। ऐसे कई सैकड़ों लोग होंगे, हमारे परिवार के अंदर हजारों लोग होंगे और देश के करोड़ लोग हैं जिनकी आस्था है वहां के राम मंदिर निर्माण करने के लिए। पर लेकिन हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2014 में हमने स्पष्ट रूप से कहा और हमारा पोजीशन यही है कि मामला, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला आया था वो मंदिर निर्माण के लिए उससे संभव था, लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक इंतजार करना पड़ेगा या किसी प्रकार एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट बातचीत के दौरान करना पड़ेगा। उसके लिए प्रयास पहले भी हुए हैं और आगे भी कर सकते हैं। इंद्र भदौरिया जी, ये बीजेपी के पास कहने को है कि उनका मूल मुद्दा है ये, वो जब से आए हैं अस्तित्व में, बीजेपी जब से अस्तित्व में आई है इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बात करते रहे हैं। इसलिए वो अगर ये बात करते हैं, प्रधानमंत्री भी अगर राम का, हालांकि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिस तरह से वो भाषणों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना सही है, ये मैं वेद प्रताप वैदिक साहब से पूछूंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या हुआ है सुधींद्र भदौरिया जी? देखिए, समाजवादी पार्टी आई थी सत्ता में किसानों और नौजवानों को वादा कर कर, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे दिनों का वादा कर कर आई। कहा किसानों को उनकी पैदावार का हम उचित दाम भी देंगे और 50% ऊपर से पैसा भी देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, हर नागरिक को 15 लाख रुपया काले धन का वापस ला कर देंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। इन सब मोर्चों पर वो विफल हो गए, तो अब वो राम भरोसे जा रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं, देश भर के लोग एक चीज कहते हैं, इनका नारा है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको मंदिर से कोई वो नहीं है लगाव, इनको वोट ठगने से लगाव है। जो ये वोट ठगते रहे हैं समाजवादी पार्टी और ये मिलके फिक्स मैच करते रहे हैं, अब ये कह रहे हैं रामलला हम राम भरोसे हैं, क्योंकि जनता भरोसे तो हम रहे नहीं, जनता को तो हमने त्याग दिया, जनता के साथ हमने वादा खिलाफी कर दी, अब आप ही हमारी रक्षा करो। अगर वोट मिलने वाला नहीं है भदौरिया साहब मान लेते हैं आपकी बात, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में अच्छा दखल रखते हैं। अगर आपकी बात को मान लें और देश के जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि राम के नाम पर अब बीजेपी सियासत करके वोट नहीं ले सकती, तो फिर चारों तरफ इतनी चिंता क्यों हो रही है प्रियंका कि राज बब्बर को भी रिएक्ट करना पड़ रहा है, शीला दीक्षित को भी बोलना पड़ रहा है, कांग्रेस के केंद्र के नेताओं को भी बोलना पड़ रहा है, स्टेट के नेताओं को भी बोलना पड़ रहा है, इतनी आक्रामक क्यों हो गई है अगर ये कोई मुद्दा ही नहीं है तो? नहीं, देखिए मुद्दा तो है और चिंता की बात यह है कि राम के नाम पे जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जानते हैं कि क्योंकि उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं है, युवाओं की रोजगार को लेकर, किसानों की हत्या को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को लेकर या इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, कुछ ना ही नरेंद्र मोदी जी के पास जवाब है, ना ही अमित शाह जी के पास जवाब है और ना ही मुलायम सिंह जी के पास है या अखिलेश यादव के पास हैं। तो इन लोगों की 1990 के दशक से ये चल रही है राजनीति, दोनों का एक अनहोली अलायंस है कि जब जब मुद्दा उनकी गवर्नेंस पे आता है वो मुद्दा भटकाकर राम को याद करते हैं या अपनी मुजफ्फरनगर जैसी राजनीति दिखाते हैं। तो ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है राम के नाम से और जिस तरीके से रोटियां सेकती हैं दोनों पार्टियां और ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी। एक और चीज आपको यहां पे बताऊंगी, उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार जब भी राम का मुद्दा उठा है वो जान गए हैं, वो धोखा खा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। वेद प्रताप वैदिक साहब जरूरी है। वेद प्रताप वैदिक साहब
प्रियंका चतुर्वेदी जो चिंता जता रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की बहुत अच्छी वक्ता और अच्छा फेस और अच्छी बातें, सुलझी हुई समझदार बातें करती हैं, तथ्यों के साथ करती हैं। उनका जो सोच है या उनकी जो चिंता है, या उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता हैं या पूरे देश के दूसरे तमाम नेताओं की जो चिंता है कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाती है, मुद्दा है नहीं, जनता भी जानती है, लेकिन उसके बाद भी चिंता बढ़ जाती है दूसरे लोगों की। तो बीजेपी चिंता बढ़ाने का काम तो सबको कर रही है, और ऐसे में जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा भी बना देती है। ऐसे में सब राम की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार भी। आखिर अखिलेश यादव को ऐसी कौन सी चिंता आ गई, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई कि उनको राम के नाम पर थीम पार्क और पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है? वेद प्रताप वैदिक साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से सारे मामले को उठाया है। मेरा अपना मानना ये है कि राजनीतिक दलों का काम इतिहास की विसंगतियों को ठीक करना और सिर्फ उनको ही ठीक करना नहीं रह गया है। राजनीतिक दलों का काम राष्ट्र के भविष्य के निर्माण का भी प्रयत्न करना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेले राम मंदिर को बनाने की बात है। देश में सैकड़ों मंदिर उस जमाने में तोड़े गए थे, और मैं समझता हूं कि वो जितने धर्म के कारण या मजहब के कारण तोड़े गए, उससे ज्यादा वो राजनीति के कारण तोड़े गए। जी, विदेशी आक्रांताओं ने जी भारत का मान मर्दन करने के लिए ये कदम उठाए थे। अब वही प्रक्रिया फिर दोहराना वो मुझे कुछ जचता नहीं है। जी, वो देश के भविष्य के साथ मैं समझता हूं कि अगंभीर एक ऐसा रवैया अपनाना है कि जिसमें गंभीरता है ही नहीं, विचारशीलता है ही नहीं। और इस समय जो भाजपा की नीति है वो विकास की नीति है, जी, गरीबी दूर करने की नीति है, जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन करने की नीति है। ये सब वादे किए गए हैं, उन पर अमल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर इसको मुद्दा बनाया जाएगा तो ये मुद्दा अमुद्दा बन जाएगा। जी, सारे राजनीतिक दलों को। वेद प्रताप वैदिक साहब ने जो आरोप लगाए हैं, जो लगता है देश के वरिष्ठ पत्रकार को, जो एक बहुत बड़ी आम आवाम की आवाज होती है, लोगों से मिलते हैं, कि ये आप इतिहास को एक बार फिर दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान को बेहतर बनाया जो आपने, उसका उदाहरण विकास की जिस सीढ़ी की, विकास की जिस प्रक्रिया की, विकास की जिस वादों की आप बात कर रहे थे, क्या 2.5 साल का वक्त कम रह गया आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास का मुद्दा लेकर जाने के लिए? आप मुझे समय दीजिए जितना बाकी पैनलिस्ट को दिया था, और हमारे लिए केवल और केवल विकास ही मुद्दा है। हम विकास के मुद्दे पर जीत के आए हैं। आज भी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर पर बिठाकर चल रही है, क्योंकि उनको पता है और प्रधानमंत्री जी श्री राम को सर पर बैठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। और जहां तक देखिए, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। और जहां तक म्यूजियम का सवाल है, क्या म्यूजियम बनाना कोई राजनीतिक विषय होता है? क्या रामायण के नाम पर कोई सर्किट नहीं बन सकता है, टूरिज्म सर्किट? उस पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आप जब इस प्रकार की राजनीति करते हैं, आप टूरिज्म सर्किट की बात करते हैं। 2012-13 में रामायण का सर्किट का बात यूपीए के सरकार ने बताया था। ये पारे मैं आपको सारे न्यूज क्लिपिंग्स दिखा सकता हूं। तब तो वो कांग्रेस सेक्युलर थी। बीजेपी टूरिज्म प्रमोशन की बात करती है, म्यूजियम के जरिए बीजेपी सांप्रदायिक बन जाती है। ये कहां की राजनीति है? हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। हमारे लिए ये वोट बैंक, हमारे चुनावी विषय नहीं है, हमारे लिए आस्था का विषय है। लेकिन मंदिर निर्माण का क्या रास्ता हो, उसके बारे में हमने ऑलरेडी अपनी पार्टी का हमारी पार्टी का जो स्टैंड है हमने बताया। सुधींद्र भदौरिया जी, समाज बीएसपी की जब सरकार आती है तो किस तरह से अंबेडकर के नाम पर कितने बड़े पार्क बनते हैं, मूर्तियां लगती है, स्मारक बनते हैं। यहाँ पर जीवीएल क्या गलत बोल रहे हैं? इनके नेता समझ गए हैं। इन्होंने खुद कहा है, गडकरी जी ने कहा कि हमारे लिए गले की हड्डी बन गई है अच्छे दिन का नारा। और इनके अमित शाह जी कहते हैं ये सब जुमले थे, हमको कुछ करना वरना नहीं था। ये जो हमने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था वो सब जुमला था। और इनकी और जो एमपीज हैं वो कह रहे हैं ये सब लॉलीपॉप भी है। अब जब ये लॉलीपॉप है
जुमला है, गले की हड्डी है, तो फिर इससे उत्तर प्रदेश के लोग समझ गए हैं कि ये इनकी ठगंत विद्या है, ये ठगने की विद्या है। प्रियंका, लेकिन ये कौन सी विद्या है कि आपके राहुल गांधी तो सारे मंदिरों में धोख दें, सारी पूजा करें, हनुमानगढ़ी तक पहुंचे, सब कुछ करें, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम का नाम ले तो आपको चिंता हो, परेशानी हो, आपको लगे वहां ध्रुवीकरण हो रहा है? नहीं, 2-3 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी। राहुल गांधी जी 50 मंदिर ही क्यों, 100 मंदिर में जाएंगे, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों, देश के हर कोने में जाएंगे, वो उनका अधिकार है। और वो जैसे मस्जिदों में जाते हैं, जैसे चर्च में जाते हैं, उसी तरीके से मंदिरों में जाएंगे। तो इस तरीके की राजनीति करना वो हमारा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का। मैं कहूंगी राम तो सबके दिलों में है, हर हिंदू के धर्म में, हर दिल में बसे हुए हैं। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में इस समय पे बनाने की क्या होड़ मची है, ये मैं समझना चाह रही हूँ। जब चुनाव सामने हैं तब आप राम म्यूजियम की बात करते हैं, लेकिन 2 साल से उसको उत्तर प्रदेश में नहीं है प्रियंका। वेद प्रताप वैदिक साहब, चुनाव तो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं। और म्यूजियम की बात करें जी, आपके जी नहीं, आपके देखिए, आपके पैकेज में शुरू में ही डॉक्टर मीना जी आपने बताया था कि उत्तर प्रदेश का क्या इंपॉर्टेंस है चुनावी माहौल में और 2019 को लेकर। आपने खुद ने आपके पैकेज में ये पूरे आंकड़े बताए गए थे। जी। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अहम इलेक्शन है, वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। तो मैं टाइमिंग पे सवाल उठा रही हूँ। आप ऐसे म्यूजियम्स, ऐसे भव्य म्यूजियम्स देश के हर कोने कोने में बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं माफी चाहूंगी, मुझे अब कार्यक्रम को यहीं रोकना पड़ेगा। मुझे इस कार्यक्रम में बस समय की सीमा होती है, लेकिन आपने जो सार में बात कह दी है वो ये कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 2.5 साल में कुछ ऐसा किया होता कि जनता के सामने जाकर ठोस बातें कर पाते तो शायद आज राम की याद नहीं आती। सेम समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी अगर पिछले 5 सालों में युवा नेतृत्व में अगर कुछ ऐसा काम किया होता कि उनको भरोसा होता खुद पे कि मैंने जो काम किया है जनता मेरे साथ खड़ी होगी, तो उनको भी राम की याद नहीं आती। बहरहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा। उम्मीद करते हैं देश की जनता जो इस कार्यक्रम को देख रही है वो समझे कि उनके नेताओं की, राजनीतिक दलों की मंशा क्या है और उनके लिए बेहतर विकल्प कौन हो सकता है, इसका चयन वो खुद करें। छोटा सा ब्रेक। कहते हैं सफलता अहम होती है, लेकिन कड़े संघर्षों के बाद मिली सफलता बेहद अहम होती है। और इसी कार्यक्रम में हम इसलिए आपको मिलवाते हैं उन बेटियों से जो कंटीले रास्तों को पार कर मंजिल खुद बनाती है। आज आपको लेकर चलते हैं भोपाल, मिलवाते हैं मनीषा कीर से। 16 साल की इस बेटी ने सोचा भी नहीं था कि मछली पालन की रोजी रोटी उसे इंटरनेशनल शूटर बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ। फिनलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग में अपने करियर का पहला स्वर्ण पदक जीत चुकी मनीषा राष्ट्रीय शूटिंग में 9 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और अब इनका लक्ष्य है 2020 ओलंपिक जीतना। बेहद गरीब परिवार में पली मनीषा के पिता मछली पकड़कर ही परिवार चलाते हैं और 3 साल पहले तक मनीषा भी इसी काम को पिता के साथ हाथ बंटाती थी। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।